गुड मॉर्निंग क्लास। आरसीसी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले लास्ट लेक्चर आपको मैंने पढ़ा दिया था, वहां तक आपने क्या देख लिया था। अपन ने यहाँ पर डिज़ाइन फार्मूले से रिलेटेड, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम से रिलेटेड हमको क्या निकालना आ गया। हमको लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आ गया, जो कि सी इंटू लीवर आर्म होता है। सी इंटू में लीवर आर्म होता है, जहाँ लीवर आर्म भी हमको पता है और सी भी पता है। और बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ये भी हमको पता लग गया है। ठीक है। जब बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं तो सी इंटू लीवर आर्म में 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू यूज करते हैं 0.42 एक्स यू से। और यदि हमारे पास कौन सा हो, बैलेंस सेक्शन हो और ओवर रेनिफोर्स सेक्शन हो, दोनों में यही काम होता है। यदि हमारे पास क्या है, अंडर रेनिफोर्स सेक्शन है, तो फॉर्मूला सेम है, सी इंटू लीवर आर्म बी इंटू में यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एक्स यू एक्चुअल डी माइनस में 0.42 एक्स यू एक्चुअल। ठीक है, ये किसके लिए होता है, अंडर रेट। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया था, जहाँ पर एक्स यू तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्या होता है, के इंटू में डी होता है, के इंटू में डी होता है। और एक्स से बराबर कैसे निकलता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता। सी बराबर टी, जहाँ 0.36 एफ सी के बी इंटू में एक्स ए बराबर में होगा 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस टी। तो यहाँ से एक्स यू एक्चुअल निकल जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू में ए एस टी बटे में 0.36 एफ सी के बी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स यू एक्चुअल निकाल सकते हो, एक्स यू निकाल सकते हो। के की वैल्यू हमको पता है 0.53, 48 और 46 होती है, 0.46 होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमको इतनी सारी चीजें पता लगने के बाद डिजाइन फार्मूला, क्योंकि अगला स्टेप, क्योंकि एनालिसिस हमने पढ़ ही लिया है, तो अब डिजाइन फार्मूला देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आज का, वो है डिजाइन फार्मूला। डिजाइन फार्मूला फॉर बीम, सिंगली बीम, सिंगली बीम एलएसएम। क्या एलएसएम मेथड ही चल रहा है हमारा। ठीक है, एलएसएम मेथड ही चल रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एलएसएम मेथड में हम डिज़ाइन फार्मूले को यहाँ पर देख रहे हैं। चलो जी, देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमको बीम कुछ इस तरीके से समझ में आती है। हमको बीम कुछ इस तरीके से समझ में आती है कि नीचे की तरफ तो उसमें ए एस टी होता है, नीचे की तरफ ए एस टी होता है। और उसमें जो स्ट्रेन डायग्राम होती है, स्ट्रेन डायग्राम होती है स्टील में इस तरीके से, और कंक्रीट में 0.0035 मैक्सिमम परमिसिबल, और यहाँ इससे कम नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम स्ट्रेन 0.87 एफ वाई बटे में ई एस। ई एस का मान 2 लाख लिया जाता है। और स्ट्रेस डायग्राम भी हमको पता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से कि पार्शली रेक्टेंगुलर पार्शली पैराबोलिक, जिसमें 3/7 एक्स यू या एक्स ए, 4/7 एक्स ए। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस लेंगे तो ये है, नहीं तो ये कहानी। ठीक है, जिसमें सी का मान भी हमको पता है कितना होता है, सी का मान 0.42। तो ये चीज़ आपको पता है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ। एक्स यू का मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए हो जाता है, और एक्स यू का मतलब होता है, एक्स यू एक्चुअल मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो डिज़ाइन फार्मूले में किस तरीके से काम किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आती है, मैंने क्विक रिवाइज करा दिया, क्विक रिवाइज करा दिया कि भैया कहाँ तक तो रेक्टेंगुलर है और कहाँ के बाद ये कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, बिड्थ ऑफ बीम है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको आती है तो हमारे पास एक चीज़ समझ में आती है। मिटा दूँ ये वीडियो को, पॉज कर लीजिए और यहाँ एक्स यू लगा दो। अगर बैलेंस सेक्शन के लिए बात कर लेते हैं तो पहले बैलेंस सेक्शन के लिए ही बात कर लेते हैं, क्योंकि डेप्थ हमेशा बैलेंस सेक्शन के लिए निकाली जाती है। ठीक है, तो डिज़ाइन फार्मूला जो होता है, डिज़ाइन फार्मूलेज जो पढ़े जाते हैं, उसमें दो ही चीज़ पढ़ी जाती है अपने पास। क्या, एक तो सरिया निकालना, और एक हमारे पास क्या है, डेप्थ ऑफ बीम निकालना। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं कि डेप्थ ऑफ बीम मतलब इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकाली जाती है। तो डिज़ाइन फार्मूले में हम दो चीज़ सीखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट ए एस टी और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, इसकी कहानी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जब हम डेप्थ कैलकुलेशन करते हैं, जब डेप्थ कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा बैलेंस सेक्शन मानकर करते हैं, और ए एस टी लगाते हैं तो डक्टाइल फेलियर सुनिश्चित करने के लिए अंडर रेनिफोर्स। यानी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो होती है वो कैसे डिजाइन होती है, एज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, क्योंकि डिजाइन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, बेस्ड ऑन बैलेंस सेक्शन
जबकि AST जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, बेस्ड ऑन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में एक रफली आइडिया बिल्कुल क्लियर क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम बीम की डेप्थ निकालेंगे, क्योंकि डिज़ाइन का मतलब बीम की गहराई बताना और उसमें सरिया कितना लगेगा ये बताना अभी के लिए। तो फिर शियर रेनिफोर्समेंट कैसे लगता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, बेंट अप बार क्या होती है, बहुत चीज़ें और हैं। परंतु बेसिकली अगर बात करें बिल्कुल बेसिक लेवल पर, तो हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो कौन सी, डेप्थ ऑफ बीम निकालना, और एक सरिये की क्वांटिटी निकालना। ठीक है, तो सरिया हमेशा, ये याद रखेंगे आप, हमेशा किसके आधार पर कैलकुलेट होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मानकर। और जो हमारे पास डेप्थ होती है वो किसके आधार पर चेक होती है, बैलेंस सेक्शन मान। ठीक है, तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू होती है वो हमको पता है कितनी होती है, 0.87 FY में AST। और यहाँ सी की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.36 FCK B में XU। ठीक है, यहाँ पर XU क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, सी एक्सिस है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो ये चीज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार और उतार लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया, तो देखिए सिंपल सी कहानी है। जो डेप्थ है वो हम किसके आधार पर निकालेंगे, सी इंटू लीवर आर्म से, और टेंशन साइड में सरिया हम किसके आधार पर निकालेंगे, टी इंटू लीवर। कैसे करते हैं काम वो अभी हम देखेंगे। पर सी और टी का मान आपको पता है, पता है, बिल्कुल एग्जैक्टली पता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मान के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो को पॉज कर लिया होगा और ये चीज़ें उतार ली होगी। अब देखिए डिज़ाइन फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डेप्थ कैलकुलेशन। स्टेप्स तो हम पढ़ लेंगे, स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ठीक है, परंतु सबसे पहले डिज़ाइन फॉर्मूले में हमारे पास क्या आती है, डेप्थ ऑफ कैल। तो पहला इसका पार्ट है डेप्थ कैलकुलेशन। डेप्थ भी कौन सी, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन, और ये किसके आधार पर होती है, लिख तो अपन ने लिया था, बेस्ड ऑन बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मानकर किया जाता है। तो देखिए बाहर से जो भी बेंडिंग मूवमेंट लगेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट लगेगा, वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट लगेगा वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन बीम। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो कि WL²/8, या पॉइंट लोड है तो WL/4 से निकाल सकते हैं। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, सी इंटू में लीवर आर्म। अब देखते जाइए आप, यहाँ सी इंटू में अगर लीवर आर्म में करूँगा तो यहाँ पर देखो, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या मान ले, बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, और बेंडिंग मूवमेंट हम निकालना जानते हैं एसोम से, WL²/8 होता है, WL²/8 होता है। पॉइंट लोड के लिए WL/4 होता है। ठीक है, UDL के लिए तो ये होता है, और पॉइंट लोड के लिए हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो WL/4 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हमने जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें सी का मान 0.36 FCK B इंटू में XU क्यों लिखा, XU इसलिए लिखा क्योंकि हमेशा डेप्थ किसके आधार पर कैलकुलेट होती है, बैलेंस सेक्शन के आधार पर कैलकुलेट होती है। लीवर आर्म D माइनस में 0.42 XU क्यों लिखा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के आधार पर ही डिज़ाइन की जाती है। अगर ये वाला फॉर्मूला है तो इसमें थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। देखो 0.36 FCK को FCK रहने दूं। ठीक है, इसमें से B को भी B रहने देता हूँ। ठीक है, XU को भी XU रहने देता हूँ, D कॉमन ले लिया मैंने। अगर D कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस में 0.42 XU बटा में D। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि XU बराबर में, XU लिमिटिंग बराबर में KD होता है। जब KD होता है तो जो K की वैल्यू 0.53 0.48 और वो होती है वो XU/D के बराबर होगी। तो यहाँ XU/D बना दिया। साथ में अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब यहाँ पर भी मेरे को XU/D बनाना है, तो एक D का मैंने डिवाइड कर दिया है और एक D का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने जानबूझ के किया है, D यहाँ पर डिवाइड कर दिया है और सेम की सेम यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास एक ये बन गया XU/D और एक ये बन गया XU/D। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया 0.36 FCK। XU/D को हम क्या कह सकते हैं, K। ठीक है, D और B को बाद में लिखूंगा, 1 माइनस 0.42K में BD का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है जो कि WL²/8 ही लेते हैं हम UDL के लिए। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसको ही क्या बोला गया है, Q। इसको तो बोल देते हैं Q, और ये हो गया हमारा BD स्क्वायर।
तो बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे हमारे पास आगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से डेप्थ हमारे पास आ जाएगी, डेप्थ हमारे पास आ जाएगी। डेप्थ ऑफ बीम क्या हो जाएगी, अंडर रूट में, देखिए इसमें डी स्क्वायर है तो क्यू बी नीचे आएगा, बेंडिंग मोमेंट बटे में क्यू इंटू में बी, और भैया डी स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ये वाली जो डेप्थ होती है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इस तरीके से निकाली जाती है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इस तरीके से निकाली जाती है। तो यहाँ के बाद आप ये चीज़ आप देंगे और यही हमारा डेप्थ का डिज़ाइन फॉर्मूला है। मैंने कहा था कि बीम की डेप्थ, सिंगली बीम की डेप्थ डिज़ाइन का मतलब है हमारे को बेसिक दो चीज़ें शुरुआत में निकालना होती है, डेप्थ और एएसटी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर आ गई है समझ, ठीक है। तो डेप्थ कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को याद भी रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद भी रखना है। और ये किस तरीके से किया है ये आपको आना चाहिए। पहले यहाँ तक वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारी कहानी उतार लीजिए। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL²/8 या पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए कितना होता है, WL/4 होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यूडीएल के लिए तो ये WL²/8 होता है और पॉइंट लोड के लिए ये, ठीक है। तो WL/4, ये WL/4 होता है और BMD पैराबोलिक होता है, तो ये आपको आता है। चलिए यहाँ तक आप वीडियो पॉज कर लीजिए और उतार लेते हैं। यहाँ के बाद ये और उतार लेना। तो XU/D क्यों लिखा, K कैसे लिखा ये पता लग गया, तो Q ये आ गया। अब ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, ये तो हमारा बेसिक हो गया जो हमको आना ही आना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका यही है कि डेप्थ कैलकुलेशन हमेशा किसके आधार पर की जाती है, बैलेंस सेक्शन के आधार पर की जाती है। उस समय XU एक्चुअल यूज नहीं होती, क्या यूज होती है, XU यूज होती है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यूज होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको पॉज कर लिया होगा और उतार लिया होगा, नोट्स यहाँ तक बना लिए। तो अब आगे चलें, ठीक है। तो अब हमारा गुरु बात ये है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या आता है, तो नोट लिखेंगे हम। ये वाला फॉर्मूला मैं अभी नहीं मिटा रहा क्योंकि आपके तो कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके तो कॉपी में लिखा हुआ है, तो यहाँ तक की कहानी हम नहीं मिटा रहे। तो क्यू, जो आप डेप्थ बराबर ऐसे पढ़ रहे हो, क्या याद रह जाएगा, बेंडिंग मोमेंट बटे में क्यू इंटू में बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्यू है वो क्या आया था, वो आया था 0.36 FCK इंटू में के, टू में 1 माइनस में 0.42 इंटू में के, यही तो आया था। अगर ग्रेड ऑफ स्टील कर दे तो के का मान 0.53, 0.48 और 0.46, 0.36 फिक्स है, सब कुछ फिक्स है FCK के अलावा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर Q की वैल्यू, तो FE 250 के लिए, FE 250 के लिए जब आप करोगे तो Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर FCK को हटा के K की 1.53 रख दूंगा, यहाँ भी 0.45 इंटू में 53 करेंगे, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.148 FCK, ठीक है। FE 415 जब मैं करूंगा तो 415 के केस में के का मान 0.48 कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तो बस FCK को छोड़ के बाकी सबका मान आ जाएगा और ये आएगा 0.138 FCK, ठीक है। और ऐसे ही FE 500 के लिए, FE 500 के लिए अगर बात करेंगे तो आएगा 133 FCK, ठीक है। तो ये जो Q की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है ग्रेड ऑफ स्टील पर निर्भर कर रही है, साथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर भी निर्भर कर रही है। पर कंक्रीट का ग्रेड जो भी हो, M20 होगा तो 20 रख देंगे, 25 होगा तो 25 रख देंगे। पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डिजाइन फार्मूले में भी बार बार इतनी रामायण हम नहीं करेंगे, डिजाइन फार्मूले में क्यू की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, 0.148 FCK या 0.138 FCK या 0.133। जनरली है 415 क्वेश्चंस में दिया होता है तो हम 0.138 FCK याद रख लें। परंतु अगर 550 दे दे तो हम उसको पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आएगी, देन हम आगे काम कर सकते, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये क्यू जो है इसकी वैल्यू किस ग्रेड के लिए कितनी होती है, ठीक है। तो ये एक डिजाइन फॉर्मूले का एस्पेक्ट है जिसमें हमने केस फर्स्ट कवर किया, जिसमें हमने क्या कवर की, डेप्थ ऑफ बीम। तो यहाँ तक की कहानी, पिछली तो कहानी उतार ही रखी है आपने, यहाँ तक की कहानी आप एक बार और उतार लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से के की वैल्यू भी आपको पता है, इसी टेबल को अगर आगे बढ़ाना चाहो तो एक साथ ही लिखा देता हूँ। के की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, 0.53 यूज होती है, 0.48 यूज होती है और 0.46 यूज। एक और चीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, पीटी लिमिटिंग। पीटी लिमिटिंग मतलब परसेंटेज सरिये की मात्रा, जो बैलेंस सेक्शन के लिए बहुत जरूर, बैलेंस सेक्शन के लिए जरूरी है। तो वो आई थी 0.088 FCK, 0.048 FCK और 0.038 FC, ठीक है। तो ये बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज सरिया जो कि AST बटे में BD गुणा में C, ओ सॉरी 100 के बराबर होता है,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ से हमारे पास इतनी सारी कहानी जो आपको आनी चाहिए, क्या क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू, पहले के की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर क्यू, और ये चीज़। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट टेबल बन गई आपके लिए, जो आपको आनी ही आनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट कर लेना इसके आगे, और इतना आपको आना चाहिए। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए। तो डिज़ाइन फार्मूले का पहला एस्पेक्ट हमने देख लिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ कैलकुलेशन, जो बैलेंस सेक्शन के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा और यहाँ तक की कहानी उतार ली होगी। अगर उतार ली है तो फिर आगे चलते हैं केस सेकंड। देखिए, बीम में दो ही तो चीज निकालनी थी, एक तो क्या निकालना था, डेप्थ निकालनी थी, और एक क्या निकालना था, सरिया निकालना था। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं डिजाइन फॉर्मूले का। डिजाइन फॉर्मूला ही चल रहा है, और अब की बार क्या पढ़ रहे हैं, एएसटी कैलकुलेशन। क्या पढ़ रहे हैं, एएसटी कैलकुलेशन। एएसटी कैलकुलेशन अगर करें तो एक तो ये है कि ये हमेशा और हमेशा, ऑलवेज डिजाइन फॉर, ऑलवेज डिजाइन फॉर, किसके लिए डिजाइन होता है बताओगे, ऑलवेज डिजाइन फॉर अंडर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के आधार पर निर्भर होता है। डिजाइन फॉर अंडर रेनफोर्स, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में हमेशा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल। तो जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, जो बेंडिंग मूवमेंट है मैक्सिमम वाला, जो कि WL²/8 होगा, यदि यूटीएल लोड है, पॉइंट लोड है तो WL/4 होगा, और कोई और लोड है तो BMD बना के उसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वही मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, उसका मान हमको निकालना आता है WL²/8। वो क्या होगा, टी इंटू में, टी बराबर क्या होगा, आप देखो इसी नोट्सों में शुरुआत में जब हमने करा था, तो टी बराबर कितना होता है, 0.87 टेंशन टेकन बाई स्टील, टोटल टेंशन फोर्स टेकन बाई स्टील, तो 0.87 FY इंटू में AST, लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या होगी, D माइनस में 0.42 XU एक्चुअल आएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू हमको पता है WL²। अब यहाँ पर जब ऐसे आता है तो बेंडिंग मूवमेंट को तो मैं बेंडिंग मूवमेंट ही लिख देता हूँ, 0.87 FY इंटू में AST, D माइनस 0.42 XU एक्चुअल। XU एक्चुअल जब भी आए हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला है, क्या होता है, C बराबर T कर दो। C का मान कितना होता है, 0.36 FC के D इंटू बराबर में 0.87 वाई इंटू AST। तो यहाँ से XU एक्चुअल आ गई हमारे पास कितनी, 85 वाई इंटू बटे में एफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर 0.42 की जगह फिर 0.87 FY टू में AST, यहाँ हम सीख रहे हैं, आप ऐसे मत सोचना इतने बड़े बड़े फॉर्मूले क्यों लिखा रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम, याद तो करना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो XU एक्चुअल का मान ये लिख दिया। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, AST अगर यहाँ है, जब ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगी तो AST आए, और हमको निकालना भी यहाँ पर AST है। ठीक है, और जब ये AST यहाँ गुणा होगा तो एक AST ऑलरेडी है, तो AST का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, भी मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बार लिख लेते हैं, 87 FY टू में क्या आ जाएगा, DA तो ये रहा, और AST और आज। ठीक है, तो एक तो ये गुणांक, बेंडिंग मूवमेंट तो हमको पता है। ठीक है, और माइनस जब आप इसमें करोगे तो कौन कौन सी चीज़ है, 0.42 87 वाई तो है ही है ना, में जब ये और आएगा तो क्या हो जाएगा, FY का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक और FY आएगा ना में 0.87, एक बार और है 0.87 का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये AST का भी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में नीचे क्या बचेगा, 0.36 FC के इंटू, ये एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के एक द्विघात समीकरण बन गई, जिस AST को अगर x मान ले तो उसके साथ कुछ गुना है माइनस, यहाँ पर कुछ गुणा है x², और धराचार्य नियम से सॉल्व होगा, जहाँ सॉल्यूशन के नाम पर हमको x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस बटे में। ठीक है, ऐसे करना होगा, उसमें माइनस वाला जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। कारण उसका क्या है, क्योंकि माइनस कभी हो नहीं सकता, और इससे निकालते हैं, यानी द्विघात समीकरण बनेगी, बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी, और उससे हमको इस चीज़ को सॉल्व करना होगा, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट हो जाएगा C।
ठीक है, या तो ऐसे निकालो, पर कोड ने यहाँ पर क्या कर रखा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के हिसाब से जब आप करोगे तो यही चीज का ये डिजाइन फॉर्मूला समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से केवल ये याद रखना है यूआरएस सेक्शन आता है, और इस तरीके से एक बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, जो यदि आप डिप्लोमा बीटेक कर रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो, कैलकुलेटर आपके हाथ में, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, परंतु ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सी बन जा रही है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाली समीकरण, द्विघात समीकरण बन रही आ रही है। तो यहाँ का इसी का ही सॉल्यूशन, जो इस इक्वेशन है, इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन और आता है अंडर एनी फोर्स सेक्शन के हिसाब से एएसटी जब आप निकालते हो, ये या तो आप इस तरीके से करोगे अप्रोच, ठीक है, या फिर जब आप एएसटी निकालोगे तो कोड ने डायरेक्ट कह रखा है कितना होगा, ये 0.5 एफ सी के बटे में एफ वाई, एक ही लाइन में आ जाएगा 1 - अंडर रूट 1 माइनस 4.6 जो भी बेंडिंग मूवमेंट है WL²/8 में, वो एफ सी के बी डी का स्क्वायर इंटू में बी गुणा बी। तो एक ही लाइन में बिना कोई द्विघात समीकरण बनाए, जो इसका सॉल्यूशन ये कहाँ से आया, कहीं से नहीं, इसी के से आया जो इसका प्लस वाला पार्ट लेके आते हैं, परंतु एएसटी का मान आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो, एएसटी इस तरीके। तो बीम में जो सरिया होगा वो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, 0.5 एफ सी के बटे में एफ वाई 1 - अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मूवमेंट बटे में ये। तो ये अंडर रेनिफोर्स सेक्शन के लिए, केवल अंडर रेनिफोर्स सेक्शन के लिए, बैलेंस के लिए नहीं है। बैलेंस के लिए कितना होता है, पीटी लिमिटिंग आपको मैंने बता ही रखा है, 0.188 वो 0.88 0.48 एफ सी के और 0.038 एफ सी के। ठीक है, तो ये अंडर रेनिफोर्स सेक्शन के लिए, और बैलेंस सेक्शन के लिए आपको पहले ही बता रखा है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकालोगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव में। कई बार फॉर्मूला आ जाता है, ये 0.5 को 1/2 भी लिख सकता है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, तो उतार लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक की कहानी, और ये हमारा डिज़ाइन फॉर्मूले से रिलेटेड सारी कहानी कंप्लीट होती है। कंप्लीट क्या मतलब, हमने डेप्थ तो निकालना बता दिया है, हमने सरिया निकालना बता। अब डिज़ाइन स्टेप्स में किस तरीके से नंबर ऑफ बार, उनकी स्पेसिंग, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों के बारे में देखें, परंतु डिज़ाइन फार्मूला मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कहानी आपको आनी चाहिए, उतार लीजिए। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन शीट अपन करेंगे, क्वेश्चन शीट अपने पास करेंगे, तो वो यहाँ तक उतार लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर आप देखेंगे, उसमें अपन एक कुछ एलएसएम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस शीट के करेंगे, जिसमें जितनी भी अभी तक रामायण पढ़ी है उस प्रैक्टिस शीट में कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मैं मान के चलता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, इजीली आ रही होंगी, तो अगला लेक्चर जरूर देखना, जिसमें हमने क्या करना है, प्रैक्टिस शीट इसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, धन्यवाद।